हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिजिक्स ग्रंथ में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईआईटी जेई के लिए लॉस ऑफ मोशन की सीरीज। इस सीरीज को हम कंस्ट्रेंट मोशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो आएगी उसमें पूरी वाली प्रॉब्लम्स ले लेंगे, देन मोंकी टाइप प्रॉब्लम्स हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो करीब 4 से 5 सीरीज में एक लॉस ऑफ मोशन अपना कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस ले रहा हूँ और कोशिश ये करेंगे कि कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू कैसे जाने। द गिवन फिगर शोज 2 ब्लॉक्स। सो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक एम एंड ब्लॉक एन। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली थी? 0 होने वाली थी। अच्छा, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट विच इज नॉट इनिशियल, मतलब बेटा t इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आर a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। और ये वाली जो टर्म है जो इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। देन ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2। वाई? तो मैं आपको लेके चलता हूँ कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट में। तो कंस्ट्रेंट का मतलब बेटा हुआ कि रिस्ट्रिक्शन। जैसे मैं अपना हाथ देखूं, अगर इस हाथ को मैं ये वाला मोशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ये वाला मोशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं हाथ को अपने राइट में लेके नहीं जा सकता हूँ, मतलब मुझे खुद जाना पड़ेगा राइट में। तो ये वाली जो चीज आ रही है कि मेरा हाथ ऐसे तो चल रहा है ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में भी चल रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं चल पा रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब इधर चला मैं उधर चला, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो मेरा जो कंस्ट्रेंट हो गया मेरे हैंड का, वो ये वाली डायरेक्शन हो गई, मतलब रिस्ट्रिक्शन, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन कि मैं इसमें आगे हाथ को लंबा नहीं कर पाऊंगा। समझ पाए? या अपन ये कहें, जैसे अभी मैंने इस स्टाइलस का एक चीज सेट किया हुआ है कि मैं इस साइड से लिखूंगा तो ये आपको ऑरेंज कलर देगा, और मैं अगर बेटा बैक साइड से लिखूं तो ये मुझे कौन सा कलर देगा? ये मुझे व्हाइट कलर देगा। तो इसकी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी है। ऐसे ही लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, खासकर मूवेबल पुली और फिक्स पुली में, कुछ कंस्ट्रेंट पे बेस्ड कंसेप्ट्स हैं। अगर मेरे पास एक मास ए है, दूसरा मास बी है, ठीक है, और मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो बेटा इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे एम ए जी, एंड इस पे लगने वाले बाहर से जो फोर्सेस होंगे, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, मतलब जो ग्रेविटी इस पे एक्सर्ट कर रही होगी, एंड ये वाला बड़ा है एम बी इंटू जी से, राइट? तो बेटा ए विल फॉल, ठीक है, एंड बी विल राइज। तो टी टाइम में ए का डिस्प्लेसमेंट अगर x1 है, तो बेटा बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होना पड़ेगा? अभी मुझे नहीं पता है, लेट दिस इज x2। अब x1 और x2 के बीच में जो रिलेशन आएगा वही होगा कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। मुझे यहाँ पे एक अजम्पशन लेनी पड़ती है, पूरे चैप्टर में आप लिए होंगे कि एक रस्सी में टेंशन आएगी एक सिर्फ, और वायर्स आर मासलेस, साथ में होती है बेटा ये इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जितनी वो खिंची हुई है बस खिंची हुई है। इस रस्सी के लिए इनएक्सटेंसिबल होने के लिए और मासलेस तो हम अज्यूम करते ही हैं, पूरी रस्सी में टेंशन आती है कांस्टेंट, और इसकी पूरी जो लेंथ है, लेट दिस पार्ट इज L1 एंड दिस पार्ट इज L2, और बेटा ये वाला जो पार्ट आएगा ये 2 पाई r डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, राइट? सरकमफ्रेंस से आप देख पा रहे हैं 2 पाई r डिवाइड बाई 2 ये चीज आ चुकी होगी। तो इस पूरी लेंथ को कांस्टेंट रहने के लिए L1 प्लस L2 प्लस 2 पाई r डिवाइड बाई 2 को कांस्टेंट रखने के लिए जितना ये डिस्प्लेस x1 में होगा उतना ये डिस्प्लेस x2 भी होगा। मतलब मेरा जो कांस्टेंट का इक्वेशन बन चुका है वो x1 इज इक्वल टू x2 बन चुका है। मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट वेलोसिटी। इसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? a1 विल बी इक्वल टू a2। तो कुछ इस तरह के जो सिंपल केसेस हैं, यहाँ पे अपन लोगों को ये मिलता है एक्सेलरेशन a1, जितना ये एक्सेलरेट होगा उतना ही ये एक्सेलरेट होगा। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुका होगा। तो प्रॉब्लम्स ही मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट की हुई हैं कि आपके एक क्वेश्चन से लगभग पूरे कंसेप्ट कंस्ट्रेंट के तैयार हो चुके होंगे। अब आते हैं इस प्रॉब्लम में। अगर ये रिलीज होता है रेस्ट से, तो
ए का मास m और बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना आ चुका है a1, राइट। ये बी का जो मोशन होगा एक्चुअल में बी हल्का सा इधर शिफ्ट होगा, तो मैं बहुत छोटे dt टाइम के लिए बी को शिफ्ट करवाता हूँ। तो बेटा ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँच चुका होगा, ठीक है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में। और रस्सी का जो ये अब यहाँ पे तो होगी नहीं रस्सी, रस्सी एक्चुअल में यहाँ पे आ चुकी है, तो मुझे इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा, तब मैं शिफ्ट होके यहाँ चल पड़ूंगा, राइट। अब बी वाला पार्ट, ये जो बी के जस्ट नज़दीक वाला पार्ट था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे है, तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चला होगा, ये a2 एक्सेलरेशन से चला होगा, राइट। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होनी है। अगर बेटा ये x1 चला होगा तो इसको भी कितना चलना पड़ेगा, x1 ही चलना पड़ेगा, मतलब रस्सी के इस वाले पार्टिकल को x1 चलना होगा सच दैट कि उसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए। तो ये वाले पार्ट को कितना होना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को x1 होना पड़ेगा, राइट। बात समझ पाए। बी वाला पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है, रस्सी आपको जो नया ओरिएंटेशन दे रही है, डायग्राम दे रही है, वो ये वाला दे रही है, ये x1 चला होगा, तो इस पार्ट को आगे कितना चलना होगा, x1 चलना होगा, राइट। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 डिग्री, तो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट यहाँ से खिसक के कितना चला होगा, लेट दिस इज x1 डैश, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छा ये वाला एंगल कॉस थीटा है, वो आपको नज़र आ रहा है। तो बेटा जो x1 डैश की वैल्यू आएगी, x1 डैश का वैल्यू ये मैं कॉस थीटा से निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा विल बी परपेंडिकुलर sorry base is x1 upon hypo and hypo is x1 dash, so x1 dash का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, x1 dash is equal to x1 upon cos of theta, right। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x1 is equal to x1 dash cos थीटा। बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, सो v1 इसका वेलोसिटी होगा, राइट, क्योंकि x1 मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट का है, v1 विल बी इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पूरा, dx1 डैश अपॉन dt इंटू कॉस थीटा, और मैं लगा दूंगा यहाँ पे चेन रूल, प्लस ऑफ, अब मैं x1 डैश को एज इट इज लिखूंगा, और कॉस थीटा का बन जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये वाला जो पॉइंट है नॉट इनिशियली, मतलब ये डी थीटा अपॉन डी टी ये ज़ीरो हो जाएगा, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये एंगल जो ट्रेवल होगा उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नंबर बी, तो मैं इसे v1 डैश कह सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं ये वाली चीज़ें यहाँ पे नोट कर लूँगा, सो v1 विल बी इक्वल टू v1 डैश, दिस वन विल बी cos थीटा, यार ये गलत क्यों आ रहा है, नहीं ठीक है, देख लो यहाँ पे भी, सो यहाँ से स्टार्ट है, सो v1 विल बी v1 डैश cos थीटा, v1 डैश बेटा इसका b ब्लॉक का ये डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा, इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा a1 और ये बन जाएगा बेटा dv1 डैश डिवाइडेड बाय dt, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव ले लिया इनटू cos थीटा, प्लस फिर बेटा मैं v1 डैश को एज इट इज लिखूंगा, देन cos थीटा का मुझे मिलेगा sin थीटा, राइट, इनटू डी थीटा अपॉन डी टी, अगेन ये वाली वैल्यू जीरो कर लेंगे, मैं स्टेप्स आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है टाइम बढ़ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेगलेक्ट किया है, डी टी टाइम बहुत छोटा इंटरवल था, उसमें एंगल का चेंज बहुत कम आया होगा, तो मैं इसको भी सेम टाइम में नेगलेक्ट कर चुका हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बेटा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था x, वेलोसिटी थी v1, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा या x2 v2 a2, इस तरह से आप ले सकते हैं, x1 v1 a1 उस ब्लॉक के लिए आप डिफाइन करोगे। सो
A1 will be equal to A2 cos of theta. So which option is correct? Option number A, A1 बराबर A2 cos of theta. एक तरीका और बताता हूँ आपको. हाँ, आगे का भी ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो रस्सी की लेंथ क्या लॉन्ग, टेंशन, रस्सी की लेंथ क्या लॉन्ग, टेंशन तो सेम ही है और उस लेंथ को इक्वल रहना है L1 प्लस L2. अगर ये लेंथ बेटा L1 है और ये L2 है तो L1 प्लस L2 को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है. तो लेंथ के लॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट वो बराबर होगा इस वाले कंपोनेंट के. सो कंस्टेंट आप ये लिख सकते हैं कि लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग द लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अब ये वाला एक्सेलरेशन कितना था बेटा, a1, दिस इज a1 और इसको बराबर किसके होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a2 है तो इसको a2 cos थीटा के बराबर होना पड़ेगा. तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. आपको हार्डली 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में. बट एक चीज देखिए, कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसको ट्रैवल कराइए, इसको ट्रैवल कराइए, फिर ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हुए डिफरेंशिएट कराइए, then you will get the acceleration, right? Next question. Block B has mass m and is released from rest. बेटा यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक B है और इनिशियली it is at rest, it is at the top of the wedge A. So we have wedge A, इसके टॉप पे मैंने उसको प्लेस किया हुआ है, which has a mass 3m. तो ये जो वेज है इसका मास 3m है और ऊपर जो ब्लॉक है इसका मास है m. डिटरमिन द टेंशन इन द कॉर्ड CD. इस CD कॉर्ड में, CD कॉर्ड में आपको टेंशन, देखिए मैं दोनों तरफ टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो टेंशन का डायरेक्शन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है. टेंशन का क्या डायरेक्शन होगा, तो जिस बॉडी के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ उसके अपोजिट, मतलब जो रस्सी की लेंथ के लॉन्ग होगा वही डायरेक्शन होगा टेंशन. मैं दीवार के लिए करूँगा तो टेंशन की डायरेक्शन ये आ जाएगी, रस्सी इस तरफ से चल रही है. अगर मैं 3m के ब्लॉक के लिए टेंशन रिप्रेजेंट करूँ तो रस्सी की लेंथ इस तरफ है तो टेंशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. नेक्स्ट, डिटरमिन द टेंशन इन कॉर्ड. अच्छा, यही अपन को निकालना है टेंशन इन द कॉर्ड CD to hold the wedge from moving while B is sliding down A. Neglect friction. तो बेटा इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्लाइडिंग हो रही होगी ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे हो रहा है. सो म्यू विल बी इक्वल टू 0. अब एक्शन में रस्सी क्यों बांधनी पड़ी, आप इस पे विचार करेंगे, राइट? रस्सी क्यों बांधनी पड़ी इस पे हमें. देखिए ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये जो वेज है इसका मास है 3 टाइम्स ऑफ m. जैसे ही ये m को हम रिलीज करेंगे, छोटे ये m को, ब्लॉक B को, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ यूं आएगा और ये 3m का जो ब्लॉक है वो राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. क्यों मूव करने लगेगा आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है? मतलब ऐसा क्या क्रिएट होगा कि छोटा वाला m जब इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो 3m इधर ना जाए तो इस पे मुझे रस्सी लगानी पड़ेगी. अब ये तो कोशिश कर रहा है ना 3m इधर जाने की, तो उसको रोकने के लिए मैंने रस्सी से बांध दिया और रस्सी में क्या आ चुकी होगी, टेंशन. वही टेंशन मुझे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी. तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा चीज है कि किसके लिए बनाया जाए. जो आपको चीज कैलकुलेट करनी होगी, आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो वो रस्सी का कनेक्शन जिस भी मास से है उस मास का आप एफबीटी तैयार कीजिए. तो बेटा मैं इस 3m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं. सो दिस इज 3m मास. इस पे लगने वाले फोर्सेस को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं. तो बेटा जो छोटा वाला मास है m, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर एग्जिट कर रहा होगा. लो ये वाला पॉइंट आ चुका है. रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन अवे फ्रॉम इट एक्ट कर रही होगी, ये चीज आ चुकी है टेंशन एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, जितना इस स्मॉल m के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन एग्जिट करेगा उतना ही ये एग्जिट करेगा. तो बेटा छोटे वाले m का एफबीडी हम यहीं पे प्लॉट कर देते हैं. उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये था और इस छोटे m के ग्रेविटी वाले के दो कंपोनेंट है, ग्रेविटी वाले फोर्स के दो कंपोनेंट है.
सबको याद है ये चीज़ें, अगर ये एम जी है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है एम जी साइन थीटा, दिस कॉम्पोनेंट इज एम जी साइन थीटा। एक्चुअल में ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा एंड इट विल बी थीटा, जिसके साथ होता है थीटा वो बन जाता है कॉस थीटा। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पे जो नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी ना अपन को, वो ये चीज़ होगी एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला बराबर इस वाले नॉर्मल के है, ठीक है, वो पेयर में आते हैं हमेशा। नेक्स्ट, कोई और फोर्स लग रहा है बेटा इसके ऊपर? 3m के ऊपर 3 का ये वाला जो एंगल है, दिस वन इज थीटा, डाउनवर्ड। अच्छा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स है ना बाहर से, तो बाहर से ऑफ कोर्स इसके ऊपर वेट भी लग रहा होगा, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा बेटा, इट इज 3mg, राइट? ओके, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हम प्लॉट कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा वाई डायरेक्शन का, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट बेटा ये वाली चीज आ जाएगी, तो इस वाले कंपोनेंट को मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अपन को निकालना क्या, टेंशन, ठीक है। सो टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट। अब ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी बन जाएगा थीटा, तो ये चीज हो जाएगी n cos थीटा। और बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे था, तो ये वाला आ जाएगा n साइन ऑफ थीटा। तो x डायरेक्शन में मूव ना करें तो टेंशन को किसके बराबर होना पड़ेगा, n साइन थीटा के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली देखेंगे आप, इसके एफबीडी में टी इधर, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके होंगे कि T विल बी इक्वल टू n साइन ऑफ थीटा, सो दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो टेंशन होगा। अच्छा बेटा, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? नॉर्मल का वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाला हुआ था, दिस इज mg cos थीटा, दिस वन इनटू साइन ऑफ थीटा। अब ऑप्शंस देखते हैं, साइन 2 थीटा cos थीटा वो तो हो नहीं सकता, cos थीटा मतलब साइन 2 थीटा वाला केस पॉसिबल है। कैसे? मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, सो टेंशन विल बी ये बन जाएगा बच्चे फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, so we can write it mg upon 2 into sin 2 theta, which option? ऑप्शन नंबर सी अपन को मिल चुका है, ठीक है। फिर से आप देखिए इसको एक बार, जो मैं बता चुका हूँ आपको, आप पॉज कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि मैं कितने कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को फिर से फ्रेम कर लूँ, सॉरी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में फ्रेम कर लूँ, ठीक है। तो विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, टी उसको बैलेंस करने के लिए इधर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, वेयर आर ए एंड बी? ये हो गया है ए, ये हो गया है बी, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टिकल रखे हुए हैं, दोनों का मास कितना है, m एंड m, सेम मासेस, आर केप्ट स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब देखो अगर मैं ये फोर्स हटा दूं तो लटक जाएगी ना नीचे, ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल। तो ऐसे मानिए एक रस्सी है, उस पर दो पार्टिकल लगे हुए, ये वाली पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उसको। तो यही चीज यहाँ पे गिवन है, ऑन पार्टिकल बी एज शोन इन फिगर। देन इस कंडीशन के लिए बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स हो, वाई हो या जेड हो इज ऑलवेज जीरो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट? आई एम नॉट सेइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन which one of the following is correct? तो सारे ही अपन को चेक करने पड़ेंगे, देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का। बेटा पहले मैं एफबीडी बना रहा हूँ इसके लिए, ए के लिए, तो ए पे लगने वाले फोर्सेस, एफबीडी बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इधर उधर देखा, इधर उधर देखो, एक रस्सी में टेंशन ये लग जाएगी T2, तो ये वाली टेंशन हो गई T2, एंड ये वाला जो एंगल होगा दिस इज ऑल्सो गिवन, अगर ये अल्फा है तो ये भी
एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। अब बेटा इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अच्छा कंपोनेंट के चक्कर में भूल ना जाए इस वाली रस्सी को, ये वाली रस्सी को, ठीक है। सॉरी इसमें टेंशन T1 है, ऊपर वाली में टेंशन T1 है और नीचे वाली की टेंशन T2 है, राइट। T1 T2 ऐसा लिखा हुआ है। तो टेंशन इज अवे फ्रॉम बॉडी। ये एंगल पे नहीं है, ये थोड़ा सा और कम स्लोप है मतलब इसका, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये एंगल आ गया अल्फा और बेटा ये वाला एंगल आ गया बीटा। इस डायरेक्शन में टेंशन कितनी आ चुकी है T2 और मास कितना था इसका m। सो वर्टिकली डाउनवर्ड वी हैव मास m इंटू g, करेक्ट। ये बन जाएगा फॉर a। अब आप तुरंत कंपोनेंट्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos अल्फा, T2 sin अल्फा, सॉरी T1 sin अल्फा, ये T2 का बन जाएगा और एक T2 की कंपोनेंट की वैल्यू ये भी आ चुकी होगी। तो सबको लिख लेते हैं एक बार। T1 जो अल्फा है cos बन जाएगा, जो 90 माइनस अल्फा है sin बन जाएगा। सिमिलरली T2 ये बन जाएगा बेटा बीटा, तो ये बन जाएगा sin का कंपोनेंट 90 माइनस बीटा। वैसे तो वो भी cos ही होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दैट्स व्हाई वी राइट इट, ठीक है। कंपोनेंट हमेशा वो cos के आते हैं, बेस है ना वो, तो इसके लिए इस वाले ट्रायंगल में ये बेस, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस। अच्छा T2 cos ऑफ बीटा। अब बेटा इसकी जो इक्वेशन बन रही है, ये वाले फोर्सेस बराबर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस ये भी बराबर हो जाएंगे। तो फटाफट इनको लिख लेते हैं। T1 cos अल्फा विल बी mg प्लस T2 cos बीटा। एक इक्वेशन ये आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन अपने पास आई है T1 sin अल्फा विल बी इक्वल टू T2 sin बीटा। अब ऑप्शंस देख के एक तो टेंशन का रिलेशन निकालना है, तो T1 T2 के रिलेशन से मतलब दो इक्वेशन बननी चाहिए। फिर इनके रिलेशन आ गया तो ये वाली चीज भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अच्छा इसके लिए मुझे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इस वाली इक्वेशन को 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर लें तो बेटा मेरे पास क्या चीज आ जाएगा, tan अल्फा साइन अपॉन कॉस विल बी इक्वल टू T2 sin बीटा डिवाइडेड बाय mg प्लस T2 cos ऑफ बीटा। काश बीटा की वैल्यू आ जाए, बीटा आते ही उनके बीच में रिलेशन निकल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी एक्चुअल में। फिर बीटा होगा तो ऑफ कोर्स tan बीटा भी अपन निकाल लेंगे, तो रिलेशन बन जाएगा। ओके अब इसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं चाहता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे प्लॉट कर लें, ठीक है। mg बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बीटा। सो T2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos बीटा एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 sin ऑफ बीटा एंड होल इज बैलेंस, मतलब ये वाला फोर्स बैलेंस्ड बाय mg, बस m ही है, और ये वाला फोर्स बैलेंस्ड बाय दिस। तो यहाँ से कुछ हमें होप नजर आई है, mg अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 1 हो जाएगा, तो बीटा निकल आएगा क्योंकि ये भी बीटा की फॉर्म है, ये भी बीटा की फॉर्म है, साइन और कॉस की फॉर्म है। तो इतना करते ही मैं लिख लूंगा T2 cos बीटा विल बी इक्वल टू mg एंड इसके ऊपर एक इक्वेशन x वाली बना देंगे बेटा, x एक्सिस वाली T2 sin बीटा इट विल बी इक्वल टू, ये भी mg के बराबर है। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 45 डिग्री। 45 डिग्री आते ही यहाँ पे मैं साइन इसको क्या निकाल लूंगा, T2 साइन बीटा 1/√2, तो T2 बाई √2, ये वाली mg, तो इसको भी बीटा की फॉर्म में ले आता है, mg इक्वल टू T2 cos बीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ T2 cos बीटा। तो बेटा ये क्या बन चुका है 2 टाइम्स ऑफ T2, अब देखो T2 कैंसिल आउट हो चुका है, और cos बीटा कितना है 45, तो cos 45। अब इसे लिख लो T2 अपॉन √2
2 टाइम्स ऑफ T2 अपॉन रूट टू cos 45 रूट टू कैंसिल आउट, T2 कैंसिल आउट, तो ये क्या वैल्यू मुझे मिल गई है 1/2। सो 10 अल्फा इज 1/2 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, 10 बीटा अगर 1 है तो 10 अल्फा उसका हाफ है। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 10 बीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 1 और 1 ही किसके बराबर है 10 ऑफ बीटा। तो मुझे पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट मिल चुका है। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा तो आगे आपको चेक करने का कोई नीड नहीं है। अब बेटा T1 T2 सबके रिलेशन मेरे पास है, मैं अल्फा बीटा की वैल्यू से ये चीज़ें भी निकाल सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन अगर गलत है तो करेक्ट रिलेशन क्या है बिटवीन T1 एंड T2। सो क्वेश्चन नंबर 4, two wooden blocks are moving on a smooth horizontal surface such that the mass small m remains stationary with respect to block of mass capital M as shown in figure. Find out the magnitude of force P। फोर्स P का वैल्यू कितना होगा। तो काफ़ी हिट क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको अच्छी अच्छी किताबों में टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है जो एक साथ पूछे जाते हैं, तो मैं इसका पहले बेस तैयार करवा देता हूँ, फिर अगर मैं इसको हटा दूँ तो उस पर बेस क्वेश्चन एक और बनता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ये देखते हैं कि आपको ये फोर्स क्यों लगाना पड़ा है, राइट। एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे भी डिस्कस हुआ था, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन पीछे, जिसमें हमने रस्सी से बांधा हुआ था। तो देख रहे हैं आप कनेक्टिविटी कितनी है। रस्सी बांध दें तो क्वेश्चन इसका टेंशन का आ जाएगा, रस्सी हटा दें तो कोई ना कोई फोर्स तो देना ही पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसमें आते हैं, ये वाला फोर्स कितना होगा। अच्छा, किसी पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, राइट। और इस क्वेश्चन में ये वाला मास इस वाले मास के साथ चिपक के चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो फोर्स P लग रहा होगा वो M प्लस M दोनों मासेस पे लग रहा होगा, और बेटा x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का कह रहा हूँ मैं, राइट, क्योंकि ऐसे एक साथ चल रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन सपोज a0 होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा a0 वैल्यू। चलिए एक और बात करते हैं, अगर P नहीं लगाते तो देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, राइट, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये रही, के बारे में कहीं जिक्र तो है नहीं, तो मैं फ्रिक्शनलेस से ले लूंगा इसको। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है तो बहुत अच्छे। नाउ ये वाले मास पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे बेटा, ये वाला लग जाएगा mg sin थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय m, तो m से m उड़ा देना, g sin थीटा विल बी एक्सेलरेशन। तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, जब ये स्लाइड करेगा तो फिर ये कैपिटल M पीछे की तरफ जाएगा, जो कि बीटा इसका वेज एंगल है। ये मैंने आपसे पीछे भी पूछा हुआ है कि ये लेफ्ट साइड में क्यों जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। नाउ जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो आपको इसको पीछे नहीं जाने देना है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एक फोर्स P लगाओगे। अब इस तरह से लगाएंगे P फोर्स, इस तरह से लग रहा है क्वेश्चन में P फोर्स कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं और ये सीधा सीधा सिस्टम आगे की तरफ चल रहा है। तो उसके लिए ही तो बेटा मैंने ये वाली इक्वेशन लिख के दिया आपको कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन ढूंढ दें, देखिए ऑप्शन भी m प्लस m, मतलब तुक्का अगर लगाया जाए तो इसमें और इसमें लग सकता है। ये वाला ऑप्शन भी कट कर दो, ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस कर दीजिए आप। अब थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो बोर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्रेक कर दिया ना, वो पूरा प्रयास किया जाए ए नोट को कैलकुलेट करने का। बेटा ए नोट कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे किसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा। छोटे वाले एम का बना ले, तो छोटे वाले एम पे लगने वाले फोर्सेस आप दिखा दीजिए।
एक तो बेटा ये वाला फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मैं एक्चुअल में वेज के ऊपर जाके ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना आ चुका है, जी साइन थीटा। अब एक्चुअल में ये वाले ब्लॉक को आप इधर लेके जा रहे हैं, है ना, ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो छोटा वाला एम भी इस डायरेक्शन में चल रहा होगा ए नॉट एक्सेलरेशन से। और जब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आऊंगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक्स में ए नॉट होगा, तो क्या मैं यहाँ पे एक सूडो फोर्स दिखा सकता हूँ, ये वाला। मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख रहा हूँ, तो मतलब एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ होगा उसको ये तो दिख ही रहा होगा एम जी साइन थीटा फोर्स, या बेटा एक्सेलरेशन कितना दिख रहा होगा उसको, जी साइन ऑफ थीटा महसूस हो रहा होगा। लेकिन जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए, लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, क्योंकि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई होते थे। तो नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटिंग में मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाऊंगा, ठीक, ग्राउंड वाला नहीं लगा रहा होगा, ये वाला पर्सन लगा रहा होगा, ये वाला ऑब्जर्वर, और सूडो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चल इधर रहा था लेकिन आप इधर दोगे इसको, तो एम ए नॉट। तो थ्योरी वाले पार्ट में मैं सूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको इन डिटेल बता दूंगा। बेटा अगर एक्सेलरेशन निकालना है हमें ड्यू टू सूडो फोर्स, तो इसको एम से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना आ चुका होगा, ए नॉट, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सेलरेशन का डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। अब इस ऑब्जर्वर को ये भी फील होना है कि ये छोटा वाला मास इस कैपिटल एम मास के ऊपर किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो मैं इसका कंपोनेंट लेके नेट फोर्स जीरो दिखा दूं इस पे, इसके रिस्पेक्ट में, या नेट एक्सेलरेशन जीरो दिखा दूं, इसमें आ जाएगा वो। अब इसका बेटा ये वाला एंगल आ जाएगा बीटा, सॉरी ये थीटा नहीं लिखना चाहिए मुझे, एंगल इज बीटा, है ना, बीटा की फॉर्म में है, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, बीटा, यहाँ पे भी लिखना चाहिए बीटा, करेक्ट कर दीजिएगा आप ही। तो इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बीटा के साथ आ जाएगा ए नॉट कॉस ऑफ बीटा। अब बेटा उसको रेस्ट में आने के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस भी कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा जी साइन बीटा दिस इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ से ए नॉट का वैल्यू कितना आ चुका है, G10 बीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, आपके पास फोर्स का वैल्यू आ चुका है कैपिटल M प्लस M इनटू G10 बीटा, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, ठीक है, या तो ये एक्सेलरेशन पूछ लेता, ए नॉट कितना एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, आंसर इज G10 बीटा। फिर फोर्स पूछ लिया है तो M प्लस M G10 बीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर आप लोगों के पास आ चुका है। आंसर विच ऑप्शन इज करेक्ट, टेक योर टाइम। मेरे ख्याल से G10 थीटा। इसमें क्या पूछा गया है, एक छोटा ब्लॉक, छोटा मास का ब्लॉक है M, ये रेस्ट कर रहा है एक वेज के ऊपर जिसका एंगल बीटा थीटा मेंशन है, with what horizontal acceleration should the wedge pulled as shown in figure so that the block falls freely। ब्लॉक को अगर फ्रीली फॉल करना है इसके ऊपर तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, अगर मैं पी की बात ही नहीं करता हूँ तो यही तो सॉल्यूशन बनता है। आप इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को जी साइन थीटा, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्राउंड से देखने वाला पर्सन क्या कहेगा, वो भी यही कहेगा जी साइन थीटा। देखिए रियल फोर्सेस तो दिख रहे होंगे ना दोनों को, ग्रेविटी तो दोनों को फील हो रही होगी, जी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ग्राउंड वाला इस डायरेक्शन में ए देख पा रहा होगा, जबकि सूडो फोर्स वाला इधर देख पा रहा होगा। तो ये क्वेश्चन तो बेटा आप ग्राउंड से कर लीजिए। फिर दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू दिस, तभी तो फ्री फॉल करेगा। सो
ए विल बी इक्वल टू जी टेन ऑफ थीटा। ठीक, एक साथ हो तो क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एज शोन इन फिगर इफ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये कैपिटल एम है, बड़े वाले का एक्सेलरेशन आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड के ऊपर वो चल रहा होगा। एंड डायग्राम आप पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, इसको पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। ठीक, तो जिन लोगों ने पॉज करके आंसर निकाल दिया है, मैच करता है, तो वेरी नाइस। नाउ what are the options? Acceleration of m with respect to capital M is 5 meter per second square. Acceleration of m with respect to ground, तो मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा m with respect to m as well as m with respect to ground। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी वैसे होने चाहिए। यस, एक 2 है और दूसरा बेटा 10 है। तो पहले इसको ग्राउंड से सॉल्व करवा लेते हैं आपको, फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से सॉल्व कराने के लिए जहाँ बैठे हुए, जिस लोकेशन में आप बैठे हुए, अगर आप रेस्ट में हो, ऑफ कोर्स आप रेस्ट में होंगे, तो वहीं से सॉल्व कर लीजिए इसको। उसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, जितना स्पीड ग्राउंड का उतना स्पीड आपका, जितना एक्सेलरेशन ग्राउंड का उतना आपका। तो एक ऑब्जर्वर जो कि बेटा ग्राउंड पे है, वो क्या इमेजिन करेगा अबाउट एक्सेलरेशन, वो इमेजिन कर रहा होगा। अच्छा, किसका निकालना है बेटा एक्सेलरेशन? छोटे वाले एम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक छोटा वाला जो एम है, इसका एक एक्सेलरेशन ग्राउंड से तो ये फील हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, भले ही ये ऐसा चल रहा है, लेकिन ये कैपिटल एम भी तो एम को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो उसका स्पीड ये भी तो इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पर्सन और क्या फील करेगा कि इसमें एक एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में भी आएगा, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ इस वाले डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है जी साइन थीटा, सो जी साइन 37। सो जी की वैल्यू 10 रख दीजिए, दिस इज 3/5, साइन 37 इज गिवन। तो ये चीज आ गई है 6। ग्राउंड वाला जो पर्सन है वो क्या देखेगा, उसको ये लग रहा है कि ये कैपिटल एम ये 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा एक चीज देखें आप, जब ये वाला सिस्टम कैपिटल एम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये रस्सी भी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अच्छा, बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस को तो सेम रहना होगा, ये वायर के डिस्टेंस को सेम रहना होगा। तो जितना इसका ऐसा एक्सेलरेशन इधर होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इसका बैकवर्ड में भी तो होगा, तभी तो रस्सी बिल्कुल यूं चल रही होगी इस डायरेक्शन में, और फिर ये इस तरह से चल रही होगी। मतलब इस m का जो कैपिटल m के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा, वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन वो क्या फील करेगा, उसको भी ये रस्सी इधर जाती हुई महसूस होगी, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन भी कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो ये चीज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला एक्सेलरेशन भी हो चुका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ हमें तो रिजल्टेंट चाहिए ना, ग्राउंड पे बैठा हुआ जो पर्सन होगा उसको इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट आंसर मिलेगा। Now what is the resultant of this parallelogram? This is with respect to ground. ये बन जाएगा बेटा, when we have two vectors and angle between them is given। अब ये वाला एंगल भी एक टास्क होगा, ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल कितना मिल रहा है मुझे, 180 माइनस 37 मिल पा रहा है यहाँ से, ठीक है। साफ दिख रहा है ये वाला एंगल, इसको ऐसे ले जाइए, इसको यूं ले जाइए आप, दिस एंगल इज 37, तो ये वाला आ जाएगा 180 माइनस 37। अब बेटा इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 माइनस 37। इसको आप सॉल्व कीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा इज
इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू कॉस की नेगेटिव होगी, और 180 में से आप जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 37। ठीक है, अब कॉस 37 का वैल्यू कितना है, 100% मेंशन होगा, दिस इज 4/5। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन रही है फिर, 8 माइनस 2 8 इंटू 4/5, तो ये आपको मिल रहा है 8 माइनस 32/5, सो दिस इज 40 माइनस 32, तो ये वैल्यू मिल गई है √8/5। सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, नो ऑप्शन, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये वाली बात भी गलत है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m, ये तो हम यही सॉल्व कर चुके हैं, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक स्फीयर है बेटा जिसका मास है m, ठीक है, उसको हमें दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में प्लेस करता हूँ। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0 and sphere is coefficient is 0, then ratio of normal reaction n1 upon n2 offered by the walls 1 and 2 on the sphere will be। बेटा नंबर 1 जो वॉल है ये इस पे किस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बताता हूँ ये चीजें। फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते टाइम हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, बॉडी को आइसोलेट कर दीजिए उसके सिस्टम से और उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को बना दीजिए। तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन नंबर 1 ऑफर कर रही होगी, ऑफर्ड बाय वॉल नंबर 1। देन इसके दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक वर्टिकल एक्सिस आप प्लॉट कर दीजिए। अभी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए आप, व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल आपको थीटा मेंशन्ड है, तो ये वाला एंगल भी बन जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा इन थीटा। अब नॉर्मल का कंपोनेंट आप प्लॉट कीजिए, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n1 sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी n1 cos थीटा। ठीक है, आगे फ्री बॉडी डायग्राम के बाद इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, 100% पड़ेगी, n1 sin थीटा एंड n1 cos थीटा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, इस वाली सरफेस में, और इसको यहाँ पे मिला दीजिए आप, बाई चांस तो मिल ही गया बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। ठीक है, लग नहीं रहे सेम लेकिन फील लाओ सेम है। ओके, नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक नॉर्मल ये वाला आ जाएगा बेटा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय वॉल नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना होगा, अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये वाला एंगल क्या बेटा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, सेम ही तो चल रहा है ना, ये दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा थीटा 2 थीटा, तो ये चीज आ जाएगी 90 माइनस 2 थीटा। तो सेम मैं इसको लिख दूंगा 90 माइनस 2 थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इफ दिस इज 90 माइनस 2 थीटा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। अब उसके भी कंपोनेंट आप प्लॉट कर दीजिए, इसका एक कंपोनेंट है ये वाला, मेरे ख्याल से इसी से हो जाएगा क्वेश्चन, अब n1 भी है n2 भी है, और एक फोर्स ये वाला भी तो लग रहा होगा mg, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सो वो तो यहाँ से भी जाएगा पर लेंथी मेथड हो जाएगा। दिस वन विल बी n2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो बेटा x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से दोनों ही तो है, सिर्फ आप इनको बैलेंस कर दीजिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x विल बी इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख दीजिए n2 साइन 2 थीटा विल बी n1 साइन ऑफ थीटा। इसको आप ओपन कीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी n1 साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट, तो n1 अपॉन n2, ये चीज हमें क्या मिल रही है बच्चे, दिस इज 2 cos थीटा। क्या ऑप्शन गिवन है, 2 cos ऑफ थीटा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, A block A is given an acceleration of 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये वाले ब्लॉक को हम लोगों ने एक्सेलरेशन दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, डायरेक्शन इज मेंशन्ड।
अज्यूमिंग ब्लॉक बी ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको आप एक प्लैंक मान सकते हैं, ब्लॉक ले लीजिए, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब कंडीशन क्या होगी, या तो ये ब्लॉक नीचे फॉल करेगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उस दौरान इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। What will be that acceleration? Acceleration of block A. अब ये जो सवाल है, ये सवाल है मूवेबल पुली से। देखिए इसमें ये वाली पुली फिक्स्ड नहीं होगी, दिस वन, ये वाली पुली फिक्स्ड है, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड है बेटा, एंड ये वाली पुली भी मूवेबल पुली है। तो मैं आपको मूवेबल पुली के लिए एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। टेंशन मूवेबल पुली के क्वेश्चन जब भी आप करें तो फॉर मूवेबल पुली आप इतना ध्यान रखिए, बड़ा कंसेप्ट ये प्रूफ कैसे होगा ये थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर टेंशन दो गुनी हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, अगर टेंशन हाफ हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट और देते हैं आपको, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, ठीक। पुलीज आर मासलेस, एक और कंसेप्ट है, पुली को आप कंसीडर करेंगे मासलेस। तो बेटा मासलेस पुली, अगर पुली मूव कर रही होगी तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो पुली का नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन मास विल बी 0। अब मास अगर पुली का 0 होगा तो मैं कह सकता हूँ नेट फोर्स पुली के ऊपर लगने वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए सबसे पहले आप रस्सी में टेंशन देना स्टार्ट कीजिए। तो बेटा इस वायर में सपोज टेंशन आ गई है टी, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है टी। अगर मैं इधर एक्सलेट करूंगा, ए को मैं इधर एक्सलेट करेगा 12 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये वाली पुली भी इधर आना शुरू होगी, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन आ चुका होगा टी, अगर यहाँ पे टी है तो एक ही तो रस्सी है, इसमें टेंशन आ चुका है टी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब ये वाली जो रस्सी है इसके लिए ये जो टेंशन का फोर्स लग रहा है पुली के लिए, ये सपोज T1 लग रहा है, और पुली के लिए अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया मास इज 0, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो इधर वाली जो टेंशन होगी वो इन दोनों टेंशन के बराबर होगी कि नहीं होगी। इसके एफबीडी में देखिए, इधर वाला फोर्स T1, इधर वाला T प्लस T, रस्सी एक ही है लेकिन वो दो अलग अलग पॉइंट से यूं निकल रही होगी, तो टेंशन कितना आ जाएगा 2T। और एक रूल ये भी है, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर इसका एक्सेलरेशन 12 है तो बेटा इसका एक्सेलरेशन जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि टेंशन डबल हुई है तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर से टेंशन कितना लिखूंगा मैं 2T, रस्सी चल रही है सेम चल रही है, टेंशन विल बी 2T, फिर इसे टेंशन कितना आ जाएगा 2T। अब ब्लॉक बी को आप देखिए, फॉर ब्लॉक बी एक रस्सी तो बेटा यहाँ पे लगी हुई है, इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, फिर से पुली मासलेस 2T कितनी टेंशन आ जाएगी 4T, इसमें टेंशन कितनी है बेटा 2T, तो 4T प्लस 2T ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ चुकी होगी। अब यहाँ से देखिए, आप टेंशन 6 टाइम्स हो गया है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो बेटा मेन एक्सेलरेशन का 6 टाइम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए कितना इजीली आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मूवेबल पुली की प्रॉब्लम में आप एक ये चीज याद रखिए, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला रखिए, इससे मुझे क्या मिला, टेंशन 2T 4T 2T, ये तो खैर 2T आएगा ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2T 60, तो इसको भी कितना आना था 60, दोनों जगह से कनेक्शन है ना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव टू ब्लॉक ए एंड बी और दोनों का मास बेटा m एंड m दिया हुआ है आपको, ठीक है। बोथ आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक लगेगा बेटा इधर डायरेक्शन से f का, इधर से लगेगा 2 टाइम्स ऑफ f का, आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक्स। देन ब्लॉक ए डजंट स्लाइड, ये ब्लॉक ए बी के ऊपर इस तरह से स्लाइड नहीं करेगा, मतलब बेटा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ए के ऊपर लगने वाला होगा 0। Find the normal reaction acting between two block if F is equal to 10 न्यूटन। अच्छा बेटा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, बी के ऊपर, ऑफ कोर्स ये वाला लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और नीचे से सरफेस भी लगा रही होगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर सकता हूँ, क्योंकि जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन बी भी ए के ऊपर लगाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखते हैं ब्लॉक बी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस। अच्छा ये वाला जो एफ है ये बेटा एम के ऊपर लग रहा है, जो कि ए ब्लॉक है, इसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा इसमें कंपोनेंट के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो लेट दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एन। अब बेटा ये वाला एंगल जो आपको दिया हुआ है दिस वन, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, देन इट इज 60 एंड दिस वन इज 30 अगेन। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला बन जाएगा n, साइन के साथ लिखना चाहूंगा मैं 30 लिखूंगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा इस वाले 30 के साथ लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा n cos 30, ठीक है। अब यही नॉर्मल रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से बैलेंस करके। अब बेटा राइट साइड में आप देखिए तो 2f का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, किसके ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर। मैं ये एफबीडी इसका बना रहा हूँ, ब्लॉक बी का एफबीडी प्लान कर रहा हूँ। तो ये वाला फोर्स कितना लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ एफ। अब ये मोशन में है या नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए पता करते हैं इस सिस्टम पे लगने वाले बाहर से फोर्सेस, तभी तो बेटा वो एक्सेलरेशन निकल के आएगा। दिस इज माय सिस्टम ए एंड बी, और इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है 2f माइनस एफ है, या f माइनस 2f कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 2f माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय, मुझे डायरेक्शन का सेंस आएगा ना, मैं ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब दोनों मासेस उसी एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, स्लाइडिंग भी तो नहीं हो रही है ना इनके बीच में। तो या तो सिस्टम ऐसे चलता या तो ऐसे चलता, हमारी ऑब्जर्वेशन से सिस्टम कैसे चलेगा, इस तरह से सिस्टम चल रहा होगा विद एक्सेलरेशन f/2, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम पे लगने वाला बेटा एक्सेलरेशन ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इक्वेशन जो फॉर्म करूँगा इस सिस्टम के लिए, इक्वेशन विल बी n इंटू साइन 30, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नेगेटिव, तो इसको बना दीजिए माइनस। अच्छा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ एफ, तो इसको मैं प्लस लिखूंगा, 2f विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बेटा एक्सेलरेशन कितना हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज f/2m, सो m से m उड़ा दीजिए, राइट। ये बन जाएगा माइनस n/2 विल बी इक्वल टू f/2 माइनस ऑफ 2f, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 to 4 minus 3f/2 it is equal to n/2, 2 cancel out। आप जब फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर लेंगे तो इक्वेशन देखिए आप अपने आप ही बनती चली जाएंगी। So n is equal to 3 times of f and f is given to you 10 न्यूटन, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, दिस इज 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a fixed U-shaped smooth wire
बेटा एक ये वायर है यू शेप की, हैज अ सेमी सर्कुलर बेंड। इसका जो ये वाला पार्ट है ए और बी, इट इज सेमी सर्कुलर एज शोन इन फिगर। अ बीड ऑफ मास m, बेटा इसमें एक बीड है जो जिसका मास स्मॉल m है और ये मोशन में है। अच्छा, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी हुई है, v दी हुई है, मतलब इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली नहीं रहने वाली है, स्पीड कांस्टेंट रहने वी 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 वी, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। तो आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि ए से लेके बी तक का जो पार्ट है वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, राइट। यूसीएम का पार्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जब स्पीड कांस्टेंट रहती है। थ्रू द वायर एंटर्स द सेमी सर्कुलर बेंड एट ए एंड लीव करता है बेटा बी पे। द एवरेज फोर्स exerted by the bead on the part AB of the wire will be। तो मैं पूरा सर्कल ही बना देता हूँ, आप सिर्फ ए बी पे फोकस कीजिएगा, राइट। ए और बी पे एंट्री कहाँ पे हुई है, बीड की एंट्री इस पॉइंट पे हुई है ए पे, और बीड ने लीव कहाँ पे किया है बेटा बी पे। तो जब बी पे लीव करता हुआ चलेगा तो स्पीड तो वी ही रहने वाली है, और इस पॉइंट पे भी स्पीड कितनी रहने वाली है, बी रहने वाली है। मेरा कंसर्न सिर्फ ए से बी तक का है, जहाँ तक मैंने एरो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो एवरेज फोर्स क्या होता है, सेकंड लॉ से अपन लोग कह सकते हैं एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो बेटा जब मैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी देखूंगा तो फोर्स मुझे क्या मिल रहा होगा, एवरेज मिल रहा होगा, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए मैं इसको देख रहा हूँ, राइट। देन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, चेंज इन मोमेंटम निकालने में हम सक्षम है, बिल्कुल है। मास में कोई चेंज हुआ नहीं है, मास इस पॉइंट पे भी m है, मास इस पॉइंट पे भी m है। सो बेटा एवरेज फोर्स विल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम सपोज t है, राइट, और वो t टाइम भी एक टास्क है निकालने का, व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, ठीक है। एंड चेंज इन मोमेंटम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनली ये वाली वेलोसिटी है तो मैं यहाँ पे v लिख दूंगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बेटा वेक्टर है तो माइनस के साथ v को लिखना पड़ेगा अपन को, नेगेटिव पॉजिटिव, v माइनस माइनस ऑफ v। तो ये मेरे पास आ चुका है m 2 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय t। अभी t कैसे निकाला जाए, t निकालने का तरीका है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर दीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ए से लेके बी तक। इस स्ट्रेट लाइन पे कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। बेटा कितना ये डिस्टेंस है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, सर्कमफ्रेंस का जस्ट हाफ। अब रेडियस कितना होगा, तो रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, यस ये इंफॉर्मेशन है, रेडियस विल बी d बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 कैंसिल आउट, पाई इंटू 2 पाई r डिवाइड बाई 2, तो ये वाला पार्ट था, राइट। एंड रेडियस इज d अपॉन 2। तो मुझे टाइम की जो वैल्यू मिली है, डिस्टेंस आ गया बेटा पाई d अपॉन 2, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, m इंटू 2v अपॉन दिस टाइम इज पाई इंटू डी बाई 2 इंटू वी। ये बन जाएगा v बेटा ऊपर जाके v स्क्वायर, 2 विल बिकम 4 m v स्क्वायर अपॉन पाई d। इट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट हो, आज के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज हमने ये 10 क्वेश्चन जो लिए हैं, उम्मीद है इससे काफ़ी कंसेप्ट आपके रिकॉल हुए होंगे। कुछ अगर डाउट्स थे तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, राइट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।